नागपुर हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन माय डियर फ्रेंड्स। नितेश बघेल, वंदना हमारे साथ हैं, पूजा कुमारी, वंदना कुशवाहा, अफजल अली हमारे साथ हैं, मयूरी, सभी का स्वागत है। खैर मकदम इस्तकबाल आज के सेशन में। अ, गोलीय दर्पण से परावर्तन की बात चल रही थी और हमने देखा था कि इमेज जो बनता है कॉनकेव मिरर के द्वारा, यानी अवतल दर्पण के द्वारा, उसकी प्रकृति जो है वो हो सकती है रियल, इन्वर्टेड और वस्तु से बड़ा, और फिर अ, वस्तु से छोटा भी हो सकता है। ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा और ये कॉनकेव मिरर के हम लोगों ने एप्लीकेशंस देख लिए थे। लेकिन अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं किसकी, अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी बात करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, वस्तु से बड़ा हो सकता है, वस्तु से छोटा हो सकता है, वस्तु के बराबर हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे रखा है। वस्तु की पोजीशन चेंज करते जाओगे, स्थिति चेंज करते जाएंगे आप, तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार दोनों परिवर्तित होगा। लेकिन बात अगर है कॉन्वेक्स मिरर की, इस मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, पोल पे रख दो, पोल और फोकस के बीच रख दो, सॉरी पोल और फोकस के बीच रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, बाहर रख दो, इन्फिनिटी पे रख दो, कहीं पे भी रख दो। कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे रख दो, एक ही प्रकार का इमेज बनेगा। ना तो इमेज का नेचर चेंज करेगा, ना तो साइज चेंज करेगा, ना तो प्रकृति परिवर्तित होगी, ना ही आकार परिवर्तित होगा। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के सामने, मतलब उत्तल दर्पण के सामने, वस्तु को आप कहीं पे भी रख दो, हमेशा कैसा बनेगा? हमेशा कैसा बनेगा? वर्चुअल। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही। और कैसा होगा? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा होगा। तो देखो, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है कि किसी दर्पण के सामने हमने वस्तु को रखा, कहीं पर भी रखा, तो देखा कि प्रतिबिंब हमेशा ही कैसा था? काल्पनिक था, सीधा था एवं वस्तु से छोटा था। तो दर्पण की प्रकृति क्या होगी? दर्पण की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, प्रीतम, अच्छा प्रतिमा ठाकुर, ओके ओके। अबीबा बानो, हिना बानो हमारे साथ हैं, शशांक दुबे साहब हैं, काजल गौर हमारे साथ हैं, हिना मलिक हैं, प्रीति हैं, पूजा है, सभी का स्वागत है आज के सेशन। ठीक है। हाँ, कॉन्वेक्स की क्षमता नहीं, मतलब अगर हम बात करें किसकी, इसके फोकल लेंथ की, तो पॉजिटिव हो, है ना। फिर हम इसको लेंस के साथ मिला करके पढ़ाएंगे। क्लियर है? वॉइस थोड़ी इंक्रीज कर दें, चलिए माइक को हमने ऊपर कर लिया है। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ पे तो कुछ और पोजीशन बनता नहीं है, कहीं पे भी आप रख दो। कॉनकेव में बनता है पोजीशन कि यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, वहां पे रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है। अब यूजेस देख लेते हैं, इसके यूजेस देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण के उपयोग की अगर हम बात करें, तो उत्तल दर्पण को हम रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज करते हैं। चाहे वो बाइक हो या कोई भी वाहन हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, उसमें हम रियर व्यू मिरर के तौर पे इसी का यूज करते हैं। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पीछे के यातायात को देखने के लिए, ट्रैफिक को देखने के लिए वाहनों में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। पूछेगा ऐसा क्यों, कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की जगह कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे, तो एक ही ऑब्जेक्ट का बड़ा सा इमेज बन जाएगा, बाकी पीछे का एरिया आपको दिखाई नहीं देगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने वस्तु को कहीं पे भी रखा जाए, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। तो आपने कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे रखा है तो पीछे के लार्ज एरिया का छोटा छोटा इमेज बना के आपको दिखाएगा, यानी फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? बड़ा होगा। पीछे के ज्यादा एरिया को, ट्रैफिक वाले एरिया को दिखाएगा। तो पूछा जाता है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर का जो इस्तेमाल है वो हम व्हीकल्स में यानी वाहनों में क्यों करते हैं? बिकॉज इट गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू। तो वाहन चालकों को पीछे वाले यातायात के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने के लिए ये सक्षम बनाता है। आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह पे जो मिरर लगा होता है वो क्या होता है? मेट्रो स्टेशन पे जो मिरर लगा होता है वो क्या होता है? यही होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसके बाद दुकानों पर जो मिरर लगा रहता है वो यही होता है। ठीक है जी। ठीक है जी, आशीष पंडित साहब। तो ये एप्लीकेशन याद रख लीजिएगा, एप्लीकेशन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब आपने सुना होगा मिरर फॉर्मूला के बारे में, तो याद कर लीजिएगा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र याद रखना है आपको। दर्पण सूत्र आप लोग लिखिए जरा। मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, जहां पे v क्या होता है? तो v होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। और f क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब देखो, अगर इसका इस पर न्यूमेरिकल पूछता है, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए आप लोगों के एग्जाम में, बाय द वे अगर पूछ देता है तो बस इसमें टेक्निक याद रखिएगा, यू हमेशा अपने मन से निगेटिव लेंगे। क्यों? क्यों निगेटिव लेंगे? कोई भी दर्पण हो, ये रूल है कि दर्पण के सामने रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऐसे लेफ्ट साइड रखेंगे, तो लेफ्ट साइड की दूरियां कैसी होती हैं?
निगेटिव, ये वस्तु दूरी होगी तो वस्तु दूरी को हम अपने मन से निगेटिव लेंगे, है ना, क्वेश्चन में दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, डेटा है तो निगेटिव ले लेंगे। और अगर फोकस दूरी की बात आएगी तो देखो, अगर कॉन्वेक्स है, अगर दर्पण कैसा है, उत्तल है, तो उसकी फोकस दूरी हम अपने मन से क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर कॉन्केव है, अगर कॉन्केव है, अवतल है, तो उसकी फोकस दूरी हम हमेशा कैसी लेंगे, निगेटिव लेंगे। बस इतना याद रखना है। बाकी दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, दो चीज दिया रहेगा इसमें, तीसरा आपको पूछा जाएगा। जैसे मान लिया फोकल लेंथ दिया रहे, यू दिया रहे, वी पूछ ले, वी दिया रहे, यू दिया रहे, एफ पूछ ले, ठीक है। तो इसमें से जैसे एक क्वेश्चन आपको करके मैं दिखाता हूँ, या आप खुद ही बना के बताइए। क्या बोलता है कि एक वस्तु को 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। हमारे पास एक लौता फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस एकलौते फार्मूले को यूज करके हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोलता है, एक ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी वस्तु दूरी दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, तो अपने मन से -15 कर देंगे। और क्या पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, मतलब आपसे v पूछ रहा है, प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, तो हमें f चाहिए होगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में देखो u तो दिया हुआ है, f रहेगा तभी v निकलेगा, यही फॉर्मूला है हमारे पास इकलौता। तो फोकल लेंथ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है, r दे रखा है। r कितना दे रखा है बोलो, 60 सेंटीमीटर दे रखा है। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2, तो 60/2 बराबर 30 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं, तो मिल गया हमारा। कैसा दर्पण है, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो फोकल लेंथ कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब लगा दो फॉर्मूला, तब तो मिल ही गया। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v तो हमें निकालना है प्लस 1 माइनस कितना है 15, -15 करेंगे, और इज इक्वल टू 1/30। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव ही लेंगे, तो यहाँ से हमारा हो गया 1/v माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/30। अब यहाँ से हमें v तो निकालना ही है, 1/v इज इक्वल टू 1/30, ये माइनस इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब चलो इसका एलसीएम लो, 1/v आएगा, उलट दोगे तो v आ जाएगा। एलसीएम लेके बताओ कितना आ रहा है जी, कितना सेंटीमीटर आ रहा है। ये 1/v आएगा, उसको उलट दोगे तो v हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर आएगा। और क्या आ रही है बात समझ में, क्या आवाज में दिक्कत है क्या। चलो एक होमवर्क दे देता हूँ, ये होमवर्क दे देता हूँ, इसको बना लेना है। अब यहाँ पे बस मिरर बदल गया, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और यू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर लेंगे। यू को हम हमेशा निगेटिव लेंगे। तो पूछ रहा है कि इमेज कितनी दूरी पर बनेगा, इमेज कितनी दूरी पर बनेगा, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगा देंगे। हमें v को निकालना है, और चलिए माइनस कितना हो जाएगा, 1/10, पहले ही माइनस कर दिया, ये माइनस में आएगा। और फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ हमारा दिया हुआ नहीं है, तो f इज इक्वल टू होता है r/2, तो 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर, तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, कॉनकेव है, कॉनकेव है, तो -6 लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1/v इज इक्वल टू -1/6, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो चलो 15, हमने ही सॉल्व कर दिया। होमवर्क क्या, दीपू पूछ रहे हैं सर रिलेशन कब होगा, मतलब क्या कब रिलेशन होगा। ये फॉर्मूला, ये दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र लगाकर इस तरह का न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है। हर्षिता दुबे पूछ रहे हैं सर रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट में क्या अंतर है। रियल इमेज जिसको पर्दे पर हम ला सकते हैं, वर्चुअल इमेज जिसको पर्दे पर नहीं ला सकते, जैसे समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर ला सकते, नहीं ला सकते, तो ये वर्चुअल इमेज हुआ। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होगा, जैसे आईने में आप देखते हैं ना, तो सीधा ही दिखता है ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि सर नीचे और पैर ऊपर। ये तो इमेज जब पढ़ाया था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। हाँ, अग्निवीर वगैरह में तो इससे कम ही लेवल का क्वेश्चन रहेगा। चलो तो हमारा खत्म हो गया, हमारा खत्म हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ट्वेल्थ में बहुत किया होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही आपने फरमाया प्रीति, इस तरह का क्वेश्चन बहुत होता है। पर आप लोगों के एग्जाम में मुझे नहीं लगता है कि न्यूमेरिकल से क्वेश्चन होगा, पर बाय द वे अगर कभी पूछ दिया जाए तो ऐसे मैंने बता दिया, इस तरह से लगाकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए मतलब ऐसे हलवा टाइप का होगा। देखो रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन क्या था, तो आपने बोला कि देखो भाई साहब रिफ्लेक्शन क्या था, कि कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाए तो इस घटना को हम लोग क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, बहक जाती है, विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन में और परावर्तन में अंतर है। परावर्तन का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है ना, चिकनी वस्तु से या कोई भी वस्तु से टकराती है, तो कुछ ना कुछ भाग तो उसका लौट जाता है,
तो प्रकाश का किसी वस्तु की सतह से टकराकर लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है जाती है तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इस मुड़ जाने को हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन। भटक जाती है अपने रास्ते से। आप कहिएगा सर क्यों भटकेगी, क्यों भटकेगी रास्ते से? तो देखिए, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने रास्ते से क्यों भटक जाती है? अपने रास्ते से क्यों भटक जाती है? जैसे देखो, ये मान लिया कि कोई कांच का क्या है, कोई कांच का टुकड़ा है ना, और इस कांच के टुकड़े पर ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया है, ये है नॉर्मल। तो ये पहला माध्यम है एयर यानी वायु, और ये दूसरा माध्यम है कांच। आपने पढ़ा होगा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कब? जब एक ही माध्यम से गुजर रहा हो। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन व्हेन मीडियम इज सेम। जब प्रकाश एक ही माध्यम से गुजर रहा हो, हवा में, कांच में, पानी में, किसी एक माध्यम में से गुजर रहा हो। लेकिन जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाएगी? क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, वो सबसे ज्यादा किस में होती है? हवा में होती है। जैसे मान लिया कि ये प्रकाश की किरण जो है आ रही हवा में है, तो ये प्रकाश की किरण जो है ऐसे सीधी चलेगी। अगर इसके रास्ते में ये कांच का टुकड़ा नहीं आता तो ये प्रकाश की किरण सीधे ऐसे निकल जाती कि नहीं? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन चूंकि प्रकाश की किरण अब हवा से कहां प्रवेश कर रही है? कांच में। तो क्या इसकी स्पीड सेम रहेगी क्या? बताइए। सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? हवा में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही ये प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करेगी, इसकी चाल जो है वो बदल जाएगी, है कि नहीं? चाल बदल जाएगी। आप कहिएगा क्यों बदल जाएगी? क्योंकि ये घना माध्यम हो गया ना, ये डेंसर मीडियम हुआ, सबसे घना माध्यम हुआ ये। क्लियर है? तो अगर हम बात करें आपसे कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अब क्या होगा? इसकी स्पीड चेंज हो गई, कम हो गई ना। कम होने के कारण अब ये कम दूरी तय करेगी, तो ये क्या होगी? अपने रास्ते से बेंड कर जाएगी, भटक जाएगी, और फिर इस तरह से बाहर निकल जाएगी ऐसे। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, बहक जाती है। इस घटना को कहा जाता है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। क्यों भटक जाती है? क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग हो गई। सबसे ज्यादा लाइट की वेलोसिटी एयर में है, ग्लास में एंटर करते हुए इसकी वेलोसिटी कम हो गई, वेग कम हो जाने से, चाल कम हो जाने से ये अपने रास्ते से भटक गई। अब कम दूरी तय करेगी तो ये रास्ते से क्या होगी? मुड़ जाएगी। इसी को कहते हैं क्या? प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, बहक जाती है। क्यों भटक जाती है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो रही है? बदल रही है। जैसे ये प्रकाश की किरण एयर से कांच में प्रवेश कर रही थी, तो एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है प्रकाश की चाल। लेकिन जैसे ये कांच में प्रवेश करेगी इसकी स्पीड बदल जाएगी, कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। घट गई। और इस घट जाने से क्या हुआ? यह अपने रास्ते पर चलेगी नहीं, मुड़ जाएगी। कम दूरी तय करेगी ना अब, तो ये अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, भाग जाती है, विचलित हो जाती है, और इस तरह विचलन हो जाने को हम अपवर्तन का नाम देते हैं। और क्यों विचलित हो गई? क्योंकि प्रकाश की चाल क्या हो गई? बदल गई। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। जैसे सपोज करो कि आप अपने गांव में थे, तो आप अपने गांव में थे तो घर घर से स्कूल सीधा सीधा जा रहे थे। घर घर से स्कूल, स्कूल से घर, एकदम सीधी रेखा में सही दिशा में आप चल रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि आप दिल्ली आ गए। अब इस घर और स्कूल के बीच इधर मॉल है, इधर सिनेमा हॉल है ना। तो आप कभी स्कूल से निकले चले गए सिनेमा हॉल, फिर गए घर, स्कूल से निकले चले गए मॉल, कभी गए घर, सीधा कभी रास्ता चल ही नहीं रहे। तो क्या हुआ कि आप अपने पथ से विचलित हो गए। क्यों? क्योंकि माहौल बदल गया। गांव का माहौल कुछ और, शहर का माहौल कुछ और। गांव में आप बढ़िया से घूम रहे थे, जीन्स पहनकर, यहाँ जीन्स को फाड़ लिया, फटी हुई जीन्स पहनकर यहाँ घूमे चल रहे हैं, है ना। बाल को जो है ये कटोरा लगाकर यहाँ पे इधर से छिलवा लिया, कुत्ता कटिंग करवा लिया बाल को, है ना। बाल ऐसे रंग लिए 3 4 कलर में, एक हरा, थोड़ा सा थोड़ा लाल, पीला करवा लिया। क्यों? आप आदमी वही है, ऐसे ही हरकत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गांव का माहौल कुछ और है, शहर का माहौल कुछ और है। तो आदमी अपने रास्ते से क्यों भटक गया? क्योंकि माहौल चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया। यही वजह होती है किसकी? रिफ्रैक्शन की। तो आप बोल सकते हैं, रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से भाग जाती है, भटक जाती है। इस भटक जाने को क्या कहा गया है? अपवर्तन कहा गया है। देखा नहीं होगा कि इधर बाल पूरा रहता है और इधर पूरा छिलवा लिया, एक ऐसे बीच से छिलवा लेते हैं, हाँ ये मुर्गा छाप कटिंग रहता है, इतना दिखता है, और ऐसे बाल खड़ा कर लेते हैं, अजीब वो गरीब कटिंग बना रखा है। क्या बात है नितेश बघेल साहब, शुक्रिया आपका। तो गांव का माहौल अच्छा था, शहर का माहौल विचलित करने वाला हो गया ना, तब तो विचलन हो गया। तो इसी विचलन को तो कहा जाता है रिफ्लेक्शन। कॉज देख लो, कॉज अगर पूछा जाए, कॉज क्यों हुआ?
मतलब कॉज क्या हुआ अपवर्तन का, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन होने के कारण क्या हो गया, वो अपने रास्ते से भटक गया, अपने रास्ते से भटक गया। आज एग्जाम से पहले बिल्कुल हम पूरा करेंगे, घबराइए मत। अब आ जाइए थोड़ा टर्म्स को देख लीजिए, टर्म्स को देख लेते हैं। ये आपका मान लिया कि कोई कांच का एक टुकड़ा है, ग्लास स्लैब है। ये कांच का एक टुकड़ा है, ये कांच का एक टुकड़ा है, और इस पे हमने क्या करी है, एक लाइन ड्रॉ करी है। ये लाइन जो है वो नॉर्मल है, ये लाइन जो है ग्लास की सतह पर नॉर्मल है, अभिलंब है। अब जब देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये मान लिया कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो जो आने वाली किरण होती है प्रकाश की उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आने वाली आपतित होती है। अच्छा, इसके रास्ते में अगर ये कांच का टुकड़ा नहीं आता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकल जाती, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन कांच का टुकड़ा आ जाने की वजह से ये अब भटक जाएगी, अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो गई तो कम दूरी तय करेगी तो इधर मुड़ेगी, है कि नहीं? अच्छा, जो प्रकाश की किरण मुड़ गई उसको हम क्या बोलेंगे, जो प्रकाश की किरण मुड़ गई उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोलेंगे ना, अपवर्तित किरण कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। तो प्रकाश की किरण जो मुड़ गई, प्रकाश की किरण जो मुड़ गई, तो प्रकाश का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है, तो जो किरण मुड़ गई उसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। और फिर देखिए ये प्रकाश की जो किरण है ना, ये जो प्रकाश की किरण है वो फिर ऐसे निकल जाएगी बाहर, बाहर ऐसे निकल जाएगी, ऐसे। तो जो किरण बाहर निकल गई उसको बोलेंगे, इस किरण को हम क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, निर्गत किरण, निर्गत किरण। जो निकल गई वो क्या होगी, निर्गत किरण। तो आने वाली हुई आपतित किरण मुड़ने वाली हो गई अपवर्तित किरण, निकलने वाली हो गई निर्गत किरण। अब एंगल को भी देख लो जरा आप, ये वाली जो एंगल है ये कहलाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। क्या कहलाएगा, आपतन कोण। ये वाला अपवर्तित किरण और ये नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, बोलो, ये वाला आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। तो ये जो नॉर्मल है और अपवर्तित किरण है उसके बीच के एंगल को आर से डिनोट करते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। और ये इस सतह पे क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल और निर्गत किरण के बीच का जो कोण है वो कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या कहलाएगा ये, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, निर्गत कोण, निर्गत कोण। ठीक है, तो ये कुछ जो एंगल वगैरह दिए गए हैं उसको जानना चाहिए कि ये क्या है, एंगल कौन सा एंगल कौन कहलाएगा, ऐड होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, इसी का एग्जाम्पल अभी उस पर आते हैं नितेश बघेल साहब। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं उसको याद रख लीजिएगा। अब दो लॉ है उसको भी जरा याद रख के चलिएगा। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का पहला नियम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सॉरी परावर्तन का था। ये मान लिया कि इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये अभिलंब है ना। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, एकदम सेम, पहला लॉ यही है ना। कि ये जो आपतित किरण है, जो अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण है, सब एक ही तल में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अपवर्तित किरण इधर भाग रहा होगा या अंदर की तरफ घुसा जा रहा होगा, सब एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, वहां पे क्या था, परावर्तित किरण, परावर्तित की जगह अपवर्तित किरण हो गया, और अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं, सब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, वंदना, अच्छा नोट करने का टाइम, ठीक है, ओके। ठीक है वंदना, ये नोट कर लीजिएगा, ये पहला नियम है, ये पहला नियम। जैसे वहां था आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण की जगह यहाँ अपवर्तित किरण हो गया, सब एक ही प्लेन में होगा, सब एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, 100% ऑप्टिक्स से 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। अपवर्तन के अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे, उससे 100% क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है प्रतिमा, शिवम। दूसरा नियम देखो क्या बोलता है, कि जैसे मान लिया कि ये है आपका कांच का टुकड़ा, ये है आपतित किरण, ये है नॉर्मल यानी अभिलंब। ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाती, लेकिन अब क्या हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो गई।
स्पीड कम हो गई तो कम दूरी तय होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी अब, है ना, कम दूरी तय होगी, तो जाहिर सी बात है इधर जाएगी कि इधर जाएगी, इधर जाएगी, कम दूरी तय होगी ना, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये हो गया आपका आई, ये हुआ ना आई, और ये हुआ आपका आर, हुआ कि नहीं हुआ? आई और आर तो समझ में आता होगा। आई क्या होता है, ये मान लिया अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है वो आई होता है, आपतन कोण होता है। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे निकलती जब एक ही माध्यम में चलती, लेकिन यहाँ आने से क्या हो गई, मुड़ गई, ये परावर्तित किरण हो गई, जो किरण मुड़ गई उसको परावर्तित किरण बोलेंगे, सॉरी अपवर्तित किरण बोलेंगे, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी आर कहलाएगी, है ना, ये हो गई आपकी आर, अपवर्तन कोण। अब देखो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि जैसे मान लिया कि आपने आई कैलकुलेट किया, आई कैलकुलेट किया, ये आई आ गया मान लिया 35 डिग्री, आर कैलकुलेट किया, आर कैलकुलेट किया, मान लिया आ गया 25 डिग्री, है ना, ये आई मान लिया 35 डिग्री, आर हमने कैलकुलेट किया तो देखा 25 डिग्री, इन दोनों का लो साइन लो, यानी साइन 35 डिग्री और बटा साइन 25 डिग्री, ये हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मान लिया ये वैल्यू आ गई 2, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। यही देखो लॉ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि साइन आई, जैसे जितना आई आया उसका साइन लीजिए और जितना आर आया उसका साइन लीजिए, तो साइन आई बटा साइन आर हमेशा क्या होता है, एक नियतांक होता है या स्थिरांक होता है। क्या होता है, स्थिरांक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या बोलता है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात, साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। मान लिया 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आ सकता है वैल्यू, अलग अलग मीडियम के लिए ये वैल्यू अलग अलग आएगी। तो साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी, और ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जैसे यहाँ पे मीडियम 1 है कौन, एयर, और मीडियम 2 है कौन, ग्लास, कांच। तो ये जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, ये क्या कहलाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। 1n2 का मतलब क्या हुआ, 1n2 का मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका क्या मतलब होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है, अभी समझाता हूं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 1n2 का मतलब क्या हुआ, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। क्या मतलब हुआ इसका, इसको थोड़ा समझिए। ये लॉ जो किताबों में लिखा रहता है ये बिल्कुल समझ के बाहर की बात होती है। क्या बोला, दूसरा नियम बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द कांस्टेंट क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा एक स्थिरांक होगा जो कहलाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। जैसे मुझे मान लिया हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है ना, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हमने क्या किया, आई कैलकुलेट कर लिया, मान लिया आई आया 35 डिग्री, आर कैलकुलेट कर लिया, आर आया कितना 25 डिग्री, इन दोनों का रेशियो लिया तो मान लिया कि आ गया 2। ये 2 क्या कहलाएगा, कांच का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये लॉ नहीं है, समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मापने का तरीका है। जैसे मुझे हवा के सापेक्ष कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, एयर से लाइट को कांच में भेजेंगे और आई निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, ये रेशियो आ गया मान लिया 2, ये 2 क्या कहलाएगा, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट। अब आप कहेंगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा, ये अपवर्तनांक क्या होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ हो तो हम बता सकते हैं कि कौन माध्यम घना है, कौन माध्यम पतला है, यानी कौन सघन है, कौन विरल माध्यम। दूसरी बात, दो माध्यम का अपवर्तनांक आपको पता है तो हम बता सकते हैं किसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसमें लाइट की वेलोसिटी कम होगी, या फिर कौन माध्यम डेंसर है, कौन सा माध्यम रेयरर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे कैसे, तो ये निकालने का तरीका है, आई कैलकुलेट कर लो, आर कैलकुलेट कर लो, दोनों का रेशियो ले लो, जो चीज आएगी वो कहलाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहां से एक बात पता चली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, जिसको जनरली एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अगर किसी माध्यम का, किसी दो माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है तो हम बता सकते हैं कि भाई कौन सा माध्यम जो है वो डेंसर है और कौन सा माध्यम रेयरर है, उसके रेस्पेक्ट में कौन घना है कौन पतला है ना। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके समानुपाती होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी के, प्रकाशिक घनत्व के। दो माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है, दोनों में से जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंसर होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो कम डेंसर। दूसरी बात,
ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके लाइट बेंडिंग एबिलिटी के, लाइट बेंडिंग एबिलिटी, प्रकाश को मोड़ने की क्षमता के, प्रकाश को मोड़ने की क्षमता। जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट ज्यादा मुड़ेगी, जिसका कम होगा उसमें लाइट कम मुड़ेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है तो हमें दो तीन बातों का पता चल जाता है, कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है, किसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगा, किसमें लाइट कम बेंड करेगा, किसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसमें लाइट की वेलोसिटी कम होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास दो माध्यम दिया गया है, माध्यम ए है, माध्यम बी है। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयरर है, बोलो। कौन माध्यम सघन है, कौन माध्यम विरल है, बोलो। बताओ। तो आप कहिएगा ये जो पहला माध्यम ए है उसका अपवर्तनांक क्या है, 1.5 है, और दूसरा माध्यम बी है उसका अपवर्तनांक 2 है। अभी आपने पढ़ा था कि ये जो अपवर्तनांक होता है वो किसके समानुपाती होता है, डेंसिटी के। मतलब जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही ज्यादा डेंसर होगा, उतना ही ज्यादा घना होगा, उतना ही ज्यादा सघन होगा। मतलब ये वाला जो माध्यम होगा माय डियर फ्रेंड्स ये डेंसर होगा, डेंसर मतलब सघन होगा, घना होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या होगा, रेयरर होगा, विरल माध्यम, विरल माध्यम होगा। तो हमने कहा था कि n जो होता है मतलब अपवर्तनांक होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी के, घनत्व के। जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक वो उतना ही ज्यादा घना होगा। तो दो माध्यम का अगर अपवर्तनांक दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सघन कौन विरल, तो बोलिएगा जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो ज्यादा सघन होगा, है ना। अच्छा मैं पूछूं किसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगा, इन दोनों में से किस माध्यम में अगर लाइट गुजरेगी तो ज्यादा मुड़ेगी, बताइए। तो आपने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो बेंडिंग ज्यादा होगी, तो इसमें लाइट क्या होगा, ज्यादा बेंड करेगा। जो डेंसर होगा उसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगा, तो इसमें बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रकाश अधिक मुड़ेगा। तो इस माध्यम में प्रकाश अधिक मुड़ेगा, और यहाँ पे जो होगी वो बेंडिंग, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में बेंडिंग जो है वो कम होगी, प्रकाश कम मुड़ेगा, प्रकाश कम मुड़ेगा। ठीक है, तो दो बातें पता चल गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अच्छा मैं बोलूं कि दो माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ और आपसे पूछा जाए कि किसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, बताओ, सघन में कि विरल में। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। अब पूछा जाए लाइट की वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी, तो आप कहिएगा सर लाइट की वेलोसिटी इसमें कम होगी, सघन माध्यम, जो घना माध्यम है उसमें लाइट हौले हौले चलेगी। माध्यम घना है तो लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी, माध्यम पतला है विरल है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है दो माध्यम का, तो उससे हमें तीन बातों का पता चल जाता है, तीन बातों का पता चल जाता है कि भाई कौन सा माध्यम डेंसर है, कौन सा माध्यम रेयर है, किसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगा, किसमें लाइट कम बेंड करेगा, लाइट की वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, है कि नहीं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका हमारा क्या है, एक तरीका है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी जिसे क्या बोलेंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, है ना। तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी, और वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका हम बाद में बताएं। तो स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो दूसरे माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी दूसरा जो लॉ है उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ये जो दूसरा लॉ है रिफ्रैक्शन का, जो दूसरा लॉ है इसी को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरा लॉ है, इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं, स्नेल का नियम। साइन आई अपॉन साइन आर वाले को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। तो पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर का मान हमेशा एक स्थिरांक होगा, नियतांक होगा, और इस मान को हम क्या बोलेंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। अपवर्तनांक क्यों निकालते हैं, ये पता करने के लिए भाई किसमें लाइट ज्यादा तेज चलेगी, किसमें लाइट कम तेज चलेगी, किसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगी, किसमें कम बेंड करेगी, कौन सा माध्यम डेंसर है, कौन सा माध्यम रेयर है कि नहीं। तो ये हमें पता हो जाता है। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एक मानते हैं, वायु का, जल का 1.3 होता है, केरोसिन, कांच का 1.5 होता है, और डायमंड का मतलब हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.4 माना जाता है। तो सबसे रेयर मीडियम आपका एयर है। एयर के बाद बाकी जो भी माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक एयर से ज्यादा होगा, है कि नहीं, एयर से ज्यादा। प्रियांशु बिल्कुल सुन रहे हैं, वॉइस कम आ रही है। जैसे क्वेश्चन देख लो कि हमारे पास तीन माध्यम दिया गया है, हमारे पास तीन माध्यम है, ए है, बी है और सी है। ए का अपवर्तनांक है 1.33, बी का अपवर्तनांक है 1.65, सी का अपवर्तनांक है 1.46। तो किस मीडियम में लाइट ज्यादा तेजी से पास करेगा, किस माध्यम में प्रकाश अधिक
गति से पास करेगा। आवाज सही, पीडीएफ नहीं मिल रही है? अच्छा, अभी वॉइस, कुछ बच्चों को वॉइस कम लग रही है, उसको ठीक करवाते हैं इस क्लास के बाद। अभी क्लास चलने दीजिए, थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे तो और गड़बड़ पता ना हो जाए। तो आपने कहा कि देखो कि जो रेयरर मीडियम होगा उसमें लाइट तेजी से चलेगी, जो डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट कम तेजी से चलेगी। अब यहाँ पर सबसे कम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए का है, तो मीडियम ए सबसे क्या होगा, रेयरर माध्यम होगा, सबसे विरल माध्यम होगा, सबसे पतला होगा, तो सबसे ज्यादा फास्टर ए में चलेगी। नहीं आजकल धर्मेंद्र कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है, मैं चेक करवा लेता हूँ आज, ठीक है? ओके, चलिए। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का दूसरा तरीका भी है, अपवर्तनांक निकालने का दूसरा तरीका भी है। अपवर्तनांक निकालने का एक तरीका तो ये हो गया कि साइन आई अपॉन साइन आर कर लो, साइन आई अपॉन साइन आर कर लो तो क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। तो साइन आई अपॉन साइन आर करके आप क्या निकाल सकते हो, दूसरे माध्यम का सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। जैसे जैसे मुझे यहाँ पर हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आई कैलकुलेट कर लेंगे और क्या करेंगे, आर कैलकुलेट कर लेंगे। मान लिया ये आया 25 डिग्री और ये आ गया मान लिया 15 डिग्री, तो 25 साइन आई, साइन 25 अपॉन साइन 15 करके ये वाला निकाल लेंगे ऐसे। दूसरा तरीका क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि आपको जैसे मान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, कांच का, किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष जो है कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो आप क्या करो कि हवा में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में कितनी होती है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों का रेशियो ले लो तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा कांच का किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का दूसरा तरीका होता है सी बटा वी, जहां पे सी क्या है, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। कांच का अपवर्तनांक निकालना है हवा के सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे, हवा में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल बटा ग्लास में प्रकाश की चाल, तो निकल जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जैसे हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में बताया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸, 10⁸ कैंसिल, 3/2 यानी 3 का आधा, डेढ़। ये डेढ़ किसका हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसका, कांच का, किसके रिस्पेक्ट में, हवा के रिस्पेक्ट। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी मटेरियल का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, हवा में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग, है ना, तो n इज इक्वल टू सी बटा वी कर देंगे। अब यहां से क्वेश्चन क्या होगा कि कोई दो दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछा रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हवा में प्रकाश की चाल है इतना, कांच में प्रकाश की चाल है इतना, तो बताइए कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना होगा, तो आपने डेढ़ निकाल लिया। उसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि कांच में प्रकाश की जो चाल है, कांच में प्रकाश की चाल जो है वो है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हवा में प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए सी बटा वी करते, सी बटा वी करते, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा मैं क्वेश्चन ले लेता कि देखो कांच का जो अपवर्तनांक है वो है 1.5, हवा में प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, ग्लास में वेलोसिटी क्या होगी। तो आप सीधा कहते हैं कि सर हमारे पास फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो सी बटा वी होगा, यहाँ पे माध्यम ग्लास है तो सी बटा वी ग्लास कर दिया। ओके, अब हमें निकालना है कि इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, तो यहाँ पे ये दे रखा है 1.5, ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमें ये निकालना है। ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी बताइए, अपवर्तनांक की इकाई क्या होगी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अपवर्तनांक यहां से हमने निकाला हवा में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, तो मीटर पर सेकेंड कट गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस होती है ना, इकाई नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई इकाई नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया। जैसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो या तो साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। यहाँ पे दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड कट गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई इकाई नहीं होती, इसको याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन बनाइए, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो बताइए पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। साउंड बढ़ा दो, दिक्कत आ रही है बच्चों।
अभी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए बच्चे। अभी हम इस क्लास के बाद ठीक करवा देते हैं, अगली क्लास में आपकी सही हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा साउंड इशू आ रहा है। अच्छा, बदलेगा। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, है ना? अभी इसको चेंज करके अगली क्लास में आ रहे हैं तुरंत, है ना? दिक्कत हो रही है।